चलिए आइए हम लोग देखते हैं डेप्रिसिएशन। 11th का अकाउंट का ये आपका 7th चैप्टर डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, यहाँ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर और एक्चुअल यूज इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्चुअल में करना क्यों है? कंपनियां जो भी फिक्स असेट्स परचेज करती हैं एक टाइम के बाद उनको क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है, जिसके लिए फंड क्या है, नेसेसरी है। तो फंड एंड टाइम पर अरेंज तो फिलहाल हम नहीं कर सकते, इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, उनको एक प्रोविजन रखती हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं नीड है, वहाँ पर डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड असेट्स। तो जो उनके ओल्ड असेट्स होते हैं उनको क्या करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए आपको पता है कि उनको क्या चाहिए सर, फंड चाहिए। अभी फंड इकट्ठा करने के लिए कंपनियां क्या करती है, स्टार्टिंग से क्या रखती है, प्रोविजन करती है। मतलब कि हर साल एक रेट डिसाइड करती है और उस रेट के हिसाब से क्या करती है कंपनियां, जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के नाम पर कुछ फंड क्या करती है, निकाल कर रखते रहती हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर नीड में हमने 2 पॉइंट को मेंशन किया है। फर्स्ट वन आपने देखा है कि डेप्रिसिएशन इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट। प्रोविजन करना क्यों है, रिप्लेसमेंट के लिए। किसका रिप्लेसमेंट, ओल्ड असेट्स के लिए। ठीक। सेकेंड पॉइंट हमने क्या रखा है, इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे एंड डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ असेट्स, और जो वैल्यू है असेट्स का उसमें से अगर हमने डेप्रिसिएशन को लेस नहीं किया, जो हमारा असेट्स होगा वो हमें क्या दिखाएगा, ओवर वैल्यूड दिखाएगा। एक्चुअल वैल्यू ऑफ असेट्स हमको दिखाई नहीं देगा। द असेट्स विल बी ओवर वैल्यूड एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो हमारा जो भी असेट्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी लिया हुआ है और उसका लाइफ 10 ईयर्स के लिए है, तो क्या जो फर्स्ट ईयर में जो उसकी वैल्यू है, क्या सेम वैल्यू सेकेंड ईयर में भी रहेगी, थर्ड ईयर में भी रहेगी क्या? नहीं, उसके वैल्यू में क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसके वैल्यू में क्या होते रहेगा, रिडक्शन होते रहेगा। और लास्ट तक मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए जो भी प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, उसका लाइफ ऑफ असेट्स 10 ईयर है, तो 10 ईयर के बाद तो हमें क्या करना होगा, उस असेट्स को रिप्लेस करना होगा। और रिप्लेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक डेप्रिसिएशन के नाम से क्या करते हैं, प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोविजन कर सकते हैं। पर ईयर क्या करेंगे हम लोग, हर साल क्या करेंगे, एक रेट से कुछ अमाउंट क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी के हिसाब से या जो भी आपका फिक्स असेट्स है उसके नाम पर क्या करते जाएंगे, प्रोविजन करते जाएंगे, ताकि जब लास्ट का 10 ईयर कंप्लीट होगा तो हमारे पास फंड ऑलरेडी क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा, और हम उस फंड से क्या कर सकेंगे, जो हमारी पुराने असेट्स हैं उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डेप्रिसिएशन क्यों करना है, मेन रीजन क्या है डेप्रिसिएशन का, ताकि मैं हमारे हिसाब से 2 पॉइंट आपको खास करके ध्यान रखना है कि ताकि आप एक्चुअल पोजीशन जो है आपका असेट्स का, एक्चुअल वैल्यू जो है उसको क्या कर सके, आप फाइंड आउट कर सके। दूसरा, आप प्रोविजन अगर करते हैं तो एंड टाइम पर जब उसका लाइफ ऑफ असेट्स पूरा होगा तो क्या कर सकते हैं आप, फंड के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप उस फंड से क्या कर लेंगे, नया असेट्स लेकर आ सकते हैं। देखिए फैक्टर में अगर आप नोटिस करें तो 3 फैक्टर है यहाँ पे आपका, कॉस्ट ऑफ असेट्स, लाइफ ऑफ असेट्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। ये 3 फैक्टर पर हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज होता है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो देख रहे हैं आप, हमने यहाँ पे फैक्टर देखा, कॉस्ट ऑफ असेट्स, लाइफ ऑफ असेट्स एंड थर्ड वन एस्टिमेटेड वैल्यू। फिर कॉस्ट ऑफ असेट्स के बारे में थोड़ा आप जानकारी लें, कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होता है, लाइफ ऑफ असेट्स के बारे में क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। ठीक है। एज पर योर टेक्स्ट बुक, द कॉस्ट ऑफ असेट्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर while computation of depreciation. Historical cost of assets represent the money spent in connection with its acquisition, installation and improvement thereof. जैसे कि सब में आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका असेट्स है, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप, एग्जांपल के लिए जैसे हमने परचेज करना है, हमने एक मशीनरी परचेज करनी है जिसका कॉस्ट प्राइस है 1 लाख, और मान लीजिए इसको इंस्टॉलेशन करना पड़ा, हमने इंस्टॉल करने के पीछे हमारा खर्चा हो गया 5000। तो जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करने जाएंगे तो उस वक्त हमारा जो कॉस्ट ऑफ असेट्स होगा, तो
कॉस्ट ऑफ असेट्स के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों को प्लस करना होगा। 1,05,000 ये आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ असेट्स है। जो आप असेट्स खरीदते हैं उसको लेकर आने के लिए या उसको इंस्टॉल करने के लिए जो भी खर्च होते हैं, उस खर्च को क्या करना है, उस एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर लेना है, उसमें ऐड कर लेना है। आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट्स। और कोई भी असेट्स होगा उसका अपना क्या होता है, एक लाइफ होता है कि ये असेट्स इतने समय तक क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, और उतने समय के बाद आपको क्या करना है, उस असेट्स को रिप्लेस करना ही होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग कि हमारा जो मशीन है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ हम अज्यूम कर लेते 10 ईयर। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। फाइनली लास्ट वन है आपके पास एस्टिमेटेड वैल्यू। अब सर एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब क्या है, देखिए एज पर योर टेक्स्ट बुक एस्टिमेटेड वैल्यू का मतलब यहाँ पर आपको बोला गया है स्क्रैप वैल्यू इज द net value of the asset at the end of the economic life. This value should be calculated after deducting the disposal and removal cost from the sale value of the assets. आपको estimated value अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपके पास क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू दिया होगा, उस स्क्रैप वैल्यू को क्या करना होगा, जो आपका टोटल कॉस्ट रहेगा उसमें से आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाएगा। नेट वैल्यू पता चलना चाहिए आपको कि सब में आपका जो असेट्स है एक्चुअल में उसका नेट वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे 3 बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग करेंगे सम्स को, कॉस्ट ऑफ असेट्स, लाइफ ऑफ असेट्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। आगे हम देखेंगे डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड। ऐसे तो मेथड कई सारे हैं, फिलहाल हमने यहाँ पर 2 मेथड पे खास फोकस करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और सेकेंड वन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर आप ध्यान दें तो जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है उसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहा जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को ही स्ट्रेट लाइन या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहा जाता है। सेकेंड वन अगर आप देख रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग बैलेंस जिसका अल्टरनेट नेम अगर हम देखें रिड्यूसिंग बैलेंस या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये नाम आपको कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि चाहे सब में आपको फिक्स इंस्टॉलमेंट बोले या फिर स्ट्रेट लाइन बोले या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले, तो फिलहाल इनका मतलब क्या है, इनका मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, इनका मतलब क्या है, एक जैसा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस और रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीनों का मतलब क्या है सर, तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ये तीनों भी क्या है, एक जैसे। ठीक, आगे हमने कुछ और मेथड के नाम लिखे जैसे कि रिवैल्यूएशन मेथड, एन्युटी मेथड एक्सेट्रा। फिलहाल अभी आपको इन दोनों पे ही सम्स को सॉल्व करना है, आगे के मेथड के ऊपर हम लोग किसी नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। अगर यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन पर एनम कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, डेप्रिसिएशन पर एनम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स होगा उसमें से आपको क्या करना होगा, स्क्रैप वैल्यू को लेस करना होगा। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स में से स्क्रैप वैल्यू आप लेस करेंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे किसी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट से, आपको जो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा पर एनम। पर एनम का डेप्रिसिएशन आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, आने वाले अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी हमारे सम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।